आज फिर से मैं चुपके से अपने मालकिन और मालकिन को देख रही थी। मालकिन के पति मालकिन के लिए गजरे लेकर आए थे और वह बहुत प्यार से मालकिन को पहना रहे थे। उन्होंने बहुत सारे तोहफे और मालकिन के पसंद का खाना भी लेकर आए थे। मैं दिलचस्पी से छुपकर उन दोनों को देख रही थी। मैं सोच रही थी कि मालकिन जैसे किसी इंसान से मेरी शादी हो जाए तो मेरी भी ख्वाहिश पूरी हो जाती। ख्वाहिश कहाँ पूरी होती है, ज़रूरत तो बड़ी मुश्किल से पूरी होती है। इसी वक्त मुझे मालकिन ने देख लिया। मैं एकदम डर के पीछे हो गई, कहीं मालकिन मुझे डांटने न लगे। मैं इस तरह छुप के उनसे रह गई और फिर मैं भागकर वहाँ से अपने कमरे में चली आई और सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। मैं करवटें बदल रही थी और मैं पूरी रात यही सोच रही थी कि मालकिन कितनी खुश नसीब है, या फिर शायद सारे अमीर लोग ऐसे ही होते हैं। उन लोगों के पास पैसे बहुत होते हैं, इसलिए वह अपने आप से प्यार करने वाले पर खूब खर्चा करते हैं, और एक हम हैं जो कि दिन रात मेहनत करके कमाना पड़ता है और फिर ज़रूरत है तो पूरी हो जाती है, लेकिन ख्वाहिश अधूरी ही रह जाती है। इतना ज़्यादा पैसा होने के बाद भी उनमें ज़रा सा भी गुरूर नहीं था। उनका व्यवहार बहुत अच्छा और मीठा था। वह अपना व्यवहार हर किसी के साथ अच्छा ही रखते थे, लेकिन हकीकत यह भी थी कि जिस तरह वक्त जा रहा था, मुझे मालकिन के पति से प्यार होने लगा था, जबकि मैं बहुत छोटी थी। अब वह उम्र में मुझसे काफ़ी बड़ा था, लेकिन मैं कभी भी इस बात का इजहार नहीं कर सकी और न ही कभी बता सकूंगी। यही सोच सोच के मेरी आँख लग गई और मैं रोज़ की तरह 5 बजे उठ गई। सुबह उठते ही मुझे एहसास हुआ कि मुझे भूख लगा है और मैं फिर कमरे से बाहर निकलकर किचन में चली गई और कुछ खाने के लिए ढूंढने लगी, तो एकदम मुझे याद आया कि मालकिन के पति बाहर से रात को खाना लेकर आए थे। जाहिर सी बात है वह पड़ा होगा, मैं खा लेती हूँ। और मैंने वह बचा हुआ खाना खा लिया। खाना खाने के बाद मैं थोड़ा इंतज़ार की और फिर सफाई करना शुरू कर दिया। सफाई करने के बाद मालकिन और उनके पति के लिए नाश्ता बनाने लगी। यह मेरी रोज़ की रूटीन थी, और जब मालिक काम पर चले गए तब मैं कमरे में से निकलकर बर्तन धोती और फिर मालकिन का कमरा साफ़ करती। आज जब मैं मालिक के जाने के बाद मालकिन का कमरा साफ़ करने गई तो मालकिन मुझे मुस्कुराकर बोलने लगी कि रात को मैंने तुम्हें देख लिया था, तुम हमें छुप छुप कर देख रही थी। मेरी तो सांस बंद होने लगी थी। पता नहीं मालकिन मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी। मैं ही पागल थी जो इस तरह उन लोगों को छुपकर देखने लगती थी। मैं कुछ बोलने वाली ही थी कि इतने में मालकिन दोबारा पूछने लगी कि मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। फिर मैंने उन्हें जवाब नहीं दिया। मालकिन मैं बस वैसे ही। फिर मालकिन बीच में मेरी बात काट कर कहने लगी, अच्छा छोड़ो, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पति से शादी कर लो। मैं उनकी बात सुनते ही हैरत से उनकी तरफ देखने लगी और वह कहने लगी, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें उठाने और बैठने की तमीज़ सिखाऊंगी, अच्छे से बोलना सिखाऊंगी। मालकिन की यह बात सुनकर पहले तो मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने इनकार कर दिया कि मालिक नहीं मानेंगे। मालकिन कहने लगी कि यह तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं उनको मना लूँगी। तुम अपना बताओ, तुम करोगी मेरे पति से शादी? फिर मैंने सोचने लगी कि जब मैं मालिक से प्यार करती हूँ तो मना करने का क्या मतलब निकलता है, इसलिए मैं हाँ कह दी। एकदम से मान गई। मेरी तो खुशियाँ आसमानों पर छू रही थी। अभी रात ही तो मुझे इस चीज़ की ख्वाहिश हुई थी और सुबह उस इंसान को मेरी तकदीर में लिख दिया गया था। मैं बहुत खुश थी कि मेरी किस्मत बदलने वाली है। मेरी तो ज़िंदगी बदलने वाली थी। मेरा रहन सहन, मेरा सब कुछ बदलने वाला था। लोग मेरी भी वैसे ही इज्जत करेंगे। यह सब सोचकर मैं दिल ही दिल बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, लेकिन इस सब के लिए पहले मुझे खुद पर मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए मैं रोज़ मालकिन के पास जाती और वह मुझे अच्छे और तमीज़ से बात करना सिखाती। फिर वह मुझे डेली अच्छे कपड़े और नए कपड़े लाकर देती, उनको पहनने और ओढ़ने का तरीका सिखाती, फैशन सिखाने लगी। और तो और उन्होंने एक नई काम वाली भी रख ली। मुझे तो
समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन छोड़ो, मुझे उनमें क्या पड़ना। मैं उनसे यह सब कुछ नहीं पूछना चाहती थी, क्योंकि जो मेहरबानी वह मुझ पर कर रही थी मेरे लिए यही काफ़ी था। ऐसे ही रोज़ मालकिन मुझ पर इतनी ही मेहनत करती थी। वह मुझे जो भी जैसे भी सिखाती थी, जल्दी तो नहीं लेकिन मैं सीख लेती थी। यूं ही समय बीतता जा रहा था और मालकिन के अपने शौहर को भी शादी के लिए मना लिया था। पहले तो मालिक इनकार कर रहे थे कि नहीं, मेरे लिए तो तुम ही काफ़ी हो, क्यों मैं दूसरी शादी करूं। लेकिन मालकिन कहने लगी कि उसका कोई नहीं इस दुनिया में और उसका भी पूरा हक है खुलकर ज़िंदगी गुजारने का, और भी पता नहीं क्या क्या कहकर उनको शादी के लिए मना लिया था। और फिर कुछ दिन बाद मालकिन ने हमारी शादी करा दी। अब वह बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल रखती थी, मेरी खिदमत करती थी। मेरी हैसियत, मेरा मकाम सब कुछ बदल गया था। इसी खुशी में मैं महसूस ही नहीं कर सकती थी कि घर में कुछ गलत चल रहा है। लेकिन कभी कभार मुझे शक होता था कि मालकिन और मालिक की बहस होती रहती थी, लेकिन मैं जैसे ही उस कमरे की तरफ जाती वहाँ पर खामोश आ जाता और फिर मैं खामोशी से वापस आ जाती थी। एक दिन जब मैं उनके कमरे में गई तो वह फ़ोन पर बातें करते हुए कमरे के चक्कर लगा रही थी और साथ में कह रही थी कि आप टेंशन न लें, आपका काम हो जाएगा और माल पहुंच जाएगा। और फिर जैसे ही वह मेरी तरफ पलटी तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया और वह फिर कहने लगी कि मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। मैं उनसे पूछने लगी तो कहने लगी, दोस्त को पैसे की ज़रूरत है तो उसे ही कह रही थी कि पैसे पहुँचा जाएगा। वैसे मुझे उनकी बात पर यकीन तो नहीं आया, लेकिन फिर भी मैं खामोशी से अपने कमरे में वापस गई। मुझे लगा कि वह शायद अपने पति को धोखा दे रही हैं, लेकिन उन दोनों को तो बहुत प्यार है। हो सकता है कि मेरा ही बहस हो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं भी बोलना ज़रूरी नहीं समझी और वह ऐसे ही हमारे दिन गुजरते जा रहे थे। एक दिन मालकिन ने अपनी पार्लर वाली को बुला लिया और कहने लगी कि तुम्हें तैयार करवाऊंगी, तुम और ज़्यादा खूबसूरत और निखर के लुक आएगा और तुम फ्रेश भी दिखोगी। मैं तो खुश हो गई, क्योंकि आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में पार्लर कभी नहीं देखा था और कभी मैं ऐसी तैयार भी नहीं होती थी। और मैं फिर पार्लर वाली के सामने जाकर बैठ गई। मुझे देखते ही वह एकदम खड़ी हो गई और मालकिन से कहने लगी, यह तो बहुत ही खूबसूरत है और मैं इसको क्या सजाऊंगी भला, लेकिन मैं आपसे यह ज़रूर कहूँगी कि ये बहुत मासूम है, आप इस पर यह जुल्म ना करें। उसकी बात सुनकर मैं डर गई कि कैसा जुल्म भला, और मैं मालकिन के पास जाकर पूछने लगी कि ये क्या कह रही है, कौन सा जुल्म करवाने वाली हैं आप मुझ पर। तो मालकिन मुझसे कहने लगी कि इसको तो फालतू बोलने की आदत है, तुम टेंशन न लो, तुम एकदम सुंदर लगोगी तैयार होकर, इसलिए कह रही है कि तुम तैयार हो जाओगी तो तुम्हारे शौहर पर जुल्म ना करें। और मालकिन पार्लर वाली से कहने लगी कि तुम अपनी ज़बान बंद करके काम करो। मालकिन की बात सुनकर मुझे कुछ तसल्ली नहीं हुई, लेकिन मैं चुप हो गई और फिर से वह पार्लर वाली से तैयार करने लगी। तैयार करके कमरे से चली गई। मालकिन के बाहर जाते ही मैं एकदम उस पार्लर वाली के पास गई और उससे पूछने लगी कि तुम बताओ कि तुम क्या कहना चाहती हो। और फिर उसने ऐसी बात बताई तो मैं हैरत में पड़ गई और मैं डर की वजह से उस घर से भागने लगी। लेकिन मालकिन, मेरी ताल्लुक़ एक गरीब घराने से है। शुरू से ही हमने गरीबी में अपनी ज़िंदगी गुजारे थे। मेरी मम्मी और अब्बू रंग में थोड़े सांवले थे, जबकि मेरा रंग बहुत खिला खिला था और मैं देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। देखने वाले कभी सोच ही नहीं सकता था कि मैं ऐसे घराने से हूँ, और मेरी सूरत शक्ल भी अब्बू अम्मी से बहुत अलग थी। मोहल्ले वाले तो कहते कि तुम उनकी बेटी लगती ही नहीं, ऐसा लगता है कि तुम्हें कहीं से चुरा कर लाई हैं। और मैं अपनी तारीफ़
सुनकर हंस पड़ती। मैं जब 6 साल की थी तभी मेरे अब्बू मुझे और मेरी माँ को इस दुनिया से छोड़कर चले गए थे। मेरे अब्बू की ख्वाहिश थी कि मैं पढ़ लिख कर बड़ी इंसान बनूं। मेरी अम्मी हमेशा बीमार रहती थी, लेकिन फिर भी वह मुझे पढ़ाना चाहती थी। अमीर लोगों के घर जाकर काम करती थी। तो लोगों ने मुझे ताना मारना शुरू कर दिया कि माँ इतनी बीमार रहने के बाद भी लोगों के घर में जाकर काम करती है, और तुम शर्म नहीं आती कि तुम पढ़ाई में अपनी माँ की पैसा बर्बाद कर रही हो। उनकी यह बात सुनकर मुझे बहुत डर लगता। जैसे ही मेरी 12वीं पास हुई, एग्ज़ाम आई कि मैं अपने अम्मी अब्बू की ख्वाहिश पूरी कर सकूं। अम्मी की भी तबीयत ख़राब रहने लगी थी, इसलिए अम्मी की भी नौकरी छूट चुकी थी। घर में खाने पीने को भी पैसे नहीं थे, इसलिए 12वीं पास के बाद आगे की पढ़ाई का फ़ैसला छोड़कर मैंने भी अम्मी का काम अपनाया और लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। सारा दिन मैं लोगों के घर में काम करती थी, जबकि अम्मी की तबीयत ठीक हो गई थी। उसके बाद भी मैंने अम्मी को काम नहीं करने दिया, बल्कि खुद ही काम करना शुरू कर दिया। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी अच्छे से गुजर रही थी। इज्जत से 2 वक्त की रोटी मिल जाती, यही काफ़ी था हमारे लिए। एक दिन यूं ही मैं और मेरी सहेली बैठी हुई थी, तो वह कहने लगी कि मैं एक औरत को जानती हूँ जो बहुत ज़्यादा अमीर है और उसका घर बहुत बड़ा है। उसमें काम करने के लिए एक नौकरानी की ज़रूरत है। तू जाकर काम मांगेगी तो तुझे काम मिल जाएगा। मुझे ऐसा लगता है तुझे काम ज़रूर मिलेगा और अच्छी खासी सैलरी भी होगी। उसकी बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई और उस औरत का एड्रेस लेकर अपने घर पर आ गई। घर आकर मैंने अपनी माँ से पूछा कि माँ, मैं उस बंगले में जाकर काम करूँ? तो मेरी माँ ने कहने लगी कि जैसा तुझे अच्छा लगे वैसा करना, लेकिन याद रहे अपना ख्याल बहुत अच्छे से रखना। दूसरे दिन मैं उस औरत के पास गई, उसको अपनी सारी कहानी बताई और मैं उनसे रिक्वेस्ट करने लगी कि मुझे काम पर रख ले, और उनको मुझ पर रहम आ गया और उन्होंने मुझे काम पर रख लिया। मैं सुबह 9 बजे से काम पर जाती और शाम के 6 बजे काम से वापस आ जाती थी। टोटल 4 बंगले में मैं उसे वक्त काम किया करती थी। बड़ी बड़ी सबसे घर जाती थी और काम में दौरान उनकी कीमती चीज़ भी वहाँ से उठाकर लाती थी। मेरी अम्मी मुझसे बहुत डांटती थी कि तू ये क्या काम कर रही है, सारी ज़िंदगी मैं इज़्ज़त से तुझे खिलाया है और अब तू इस तरह की चोरियां करने लगी, खुद के साथ मेरी इज़्ज़त भी दाग लगा रही है। और माँ, मैं बस यही कहकर माँ को टाल देती कि अम्मी तुम क्या जानो अमीरों के चोचले। मेरी माँ बस अफसोस से सर हिलाती रही और मेरा यही रूटीन बन गया था। और धीरे धीरे मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब होने लगी थी। एक दिन वह भी मुझे इस जालिम समाज में अकेला छोड़कर चली गई। अम्मी के जाने के बाद मेरे लिए हालात का मुकाबला करना बहुत मुश्किल हो गया था। घर आती तो सन्नाटा होता और फिर मेरा घर आने के बाद दिल ही नहीं लगता था। इसलिए मैं जिस बंगले में काम करती थी उनकी मालकिन से कहने लगी और दरख्वास्त करने लगी कि मुझे यहाँ पर रहने की इजाज़त दे दे। मेरा इस दुनिया में अब कोई भी नहीं रहा। मुझे उम्मीद थी कि उनमें से कोई एक तो मान ही जाता, और वही हुआ। जिस औरत का मुझे मेरी दोस्त ने बताया था वह औरत मान गई। मैं अब उन्हीं घर में रहती थी और उनके सारे काम किया करती थी। खाना बनाती, नाश्ता, सफाई, बर्तन धोना और रोटी बनाकर देना, सबके सब काम मेरे हवाले थे। और मेरे मालिक बहुत अच्छे भी थे, मेरी हर ज़रूरत को पूरा किया करती थी। उनकी जितनी भी अच्छाई करूं उतनी ही कम है। मेरी मालिकिन और उनके पति बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। रोज़ घूमने जाते, डिनर करते, मालिक रोज़ उन्हें कुछ ना कुछ लाकर देते थे। वह बहुत खुश होती थी और उन्हें खुश देखकर मैं भी खुश हो जाती थी। शुरू में तो यह सब चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे मुझे से जलन पैदा होने लगी कि मालकिन का पति उनसे कितना प्यार करता है। रोज़ नई नई महंगी चीज़ लाकर देता और उनको देखकर मेरा दिल भी चाहता था कि मेरे पास भी ये सब चीज़ हो, और मैं सफाई के दौरान वहाँ से भी कीमती चीज़ चुरा लेती और अपने कमरे में जाकर एक बैग में रख देती, ताकि मुझे कभी यहाँ से जाना पड़ जाए तो मेरे पास थोड़ा बहुत तो माल हो। मेरा मानना था कि उनके घर में बहुत ज़्यादा चीज़ थी, उनमें से कोई 1-2 ले लेती हूँ तो उन्हें क्या पता चलेगा और कौन सी उनकी शान में कोई कमी आ जाएगी। इसी तरह मैं इधर ज़िंदगी गुजार रही थी। एक दिन मेरी नज़र मालकिन की सबसे
कीमती चीज़ पर, मतलब कि उनके पति पर मेरा दिल आ गया। मुझे किसी भी तरह से उन्हें हासिल करना था, लेकिन मुझ में यह सब मालकिन या मालिक के कहने की हिम्मत न थी, इसलिए चुप रहती। एक दिन मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा जब मेरी मालकिन ने मेरी शादी अपने पति से करा दी। अब वह मेरी बहुत खिदमत करती, बहुत ख्याल रखती, मुझे कहती कि तुम मेरी बहनों की तरह हो, और मैं उनकी बात मान लेती। मेरी भी हैसियत बदल गई, मेरा भी नसीब बदल गया था। मुझे बहुत खुशी थी, इतनी कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं। इतनी खुशी कि मैं महसूस नहीं कर सकी कि मैं घर में क्या चल रहा है या मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। फिर एक दिन जब मालकिन की पार्लर वाली जब आई तो मुझे देखते ही कहने लगी कि इस पर यह जुल्म मत करे। उसके बात सुनकर मैं डर गई और मालकिन के जाते ही मैं उससे पूछने लगी कि कैसा जुल्म, लेकिन जो उसने मुझे बताया वह सुनकर मेरे होश उड़ गए। उसने बताया कि यह लोग तुम्हें तैयार करवा के यहाँ से तुम्हें बेच देंगे कोठे पर, यह इनका काम है। इनकी बात सुनते ही मेरे तो टांग कांपने लगे और मैं वहाँ से भागने ही लगी थी कि मालकिन ने मुझे पकड़ लिया और मुझ पर जुल्म करने लगी और कहने लगी कि इतनी मेहनत से यहाँ तक लेकर आई हूँ, तुम्हारा स्टेटस तेरा सब कुछ बदल दिया ताकि तू आगे जाकर मेरा काम कर सके, लेकिन तू तो यहाँ से ही फरार होने लगी। ऐसे तो नहीं जाने दूंगी तुझे। और तू पार्लर वाली तो मालकिन बेरुखी से कहने लगी कि तुझे इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि मेरे खिलाफ काम करेगी, तुझे मैं बहुत हमदर्दी आ गया है। और फिर अपने पति को बुलाकर कहने लगी कि तेरी चिड़िया के पर निकल गए, अब उनके काटने होंगे, हमारे लिए यह बेहतर है। और वह हंसने लगे। मैं बहुत ताज्जुब से उन्हें देख रही थी और वह मुझे देखने लगे और कहने लगे कि तुझे क्या लग रहा था, हम दोनों पति पत्नी हैं। अरे पागल, हम तो तुझे जैसी हसीनाओं को यहाँ लाकर ऐसे ही फंसाते हैं और फिर उन्हें कोठे पर बेच देते हैं ताकि तुम लोगों की ज़िंदगी बन जाए और हमारा भी काम हो जाए। उनकी बात सुनकर लगातार मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं खुद ही यकीन नहीं कर पा रही थी किस तरह मेरे से चालाकी इन दोनों ने मुझ पर जुल्म कर रहे हैं और मुझे फंसाया था अपने जाल में। मैं इतनी हैरान थी और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। मैं अपनी ज़बान से एक लफ्ज़ भी नहीं निकाल पा रही थी। मैंने बस ना ही कहा कि वह शादी। ये सब सुनकर वह दोनों हंसने लगे और कहने लगी वह भी झूठा ही था। यहाँ पर हर महीने एक नई लड़की आती है तो क्या उन सब से मैं शादी कर बैठ जाऊँ। हम दोनों तो पार्टनरशिप से यहाँ पर काम कर रहे हैं और लोगों को फंसाते हैं। और फिर वह दोनों एक दूसरे को देखते हुए हंसने लगे। मुझे बहुत ज़्यादा नफ़रत हो रही थी खुद से, अपनी बेवकूफ़ी पर। अमीर होने के लालच में मैं कहाँ पर आकर फंस गई थी और मैं रोती रही। और फिर वह पार्लर वाली भी मेरी वजह से उनका निशाना बन गई। फिर मालकिन हम दोनों को घसीट कर गाड़ी में ले गई और मैं उनसे कह रही थी कि मुझे छोड़ दो, लेकिन वह दोनों को कानों पे हमारी पुकार से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और वह पार्लर वाली तो ऐसा लग रहा था किसी बड़े सदमे में जाकर पहुंची हो। और फिर वह गाड़ी अपनी मंजिल पर जाकर पहुंची। वह एक खूबसूरत सा बंगला था जहां पर बहुत सारी रंग बिरंगी लाइट थी। बाहर से देखने में जितना प्यारा था अंदर उतना ही भयानक काम होते थे वहाँ पर। मेरी टांगें डर की वजह से कांप रही थी। तभी कुछ लोग आए और हमें अंदर ले गए और फिर हमें अंदर ले जाते ही बोला गया कि आज रात महफिल सजाई जाएगी। आज तुम लोगों ने 2 लोगों और बढ़ गए हैं। वह हंसने लगी और हमें कमरे में ले गई। मैं नहीं जाना चाहती थी, मुझे नहीं पता था कि बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन लगातार गाने की आवाज़ आ रही थी। पार्लरवाड़ी मेरे साथ बैठी हुई थी। मैंने उसे हिलाया कि तुम कुछ क्यों नहीं बोल रही हो, तो वह कहने लगी मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ क्योंकि मेरी वजह से तुम्हें भी यहाँ पर आना पड़ा। अब हम दोनों क्या करेंगे। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह खामोशी से बैठी हुई और खाली खाली आंखों से कभी मुझे देखती तो कभी कमरे को देखती। और फिर कहने लगी कि आज से 3 साल पहले मैं अपने दोस्त को यहाँ पर भेजा था पैसे के लालच में। वह मासूम थी और वह बहुत रो रही थी, कह रही थी कि मेरे घर मेरी माँ इंतज़ार कर रही है, मुझे जाने दो।
लेकिन मैं कठोर बनी रही और उसे कुछ पैसों के खातिर मैंने उसे बेच दिया और वह फिर जब उसकी अम्मी को पता चला तो वह सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और वह इस दुनिया को छोड़कर चल बसी। यह सब मेरे दोस्त की बद्दुआ की वजह से हुआ है। रब उसके साथ बुरा करने का बदला ले रहे हैं। पार्लर वाली की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि क्या दोस्त ऐसे भी हो सकती है। लेकिन मेरी दोस्त ने भी मुझसे कुछ ऐसा ही करवाया था, यह जानते हुए कि वह औरत गलत काम करती है। फिर भी उसने इधर मुझे काम करने के लिए भेजा था। मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मैं ऐसी ही दलदल में फंस चुकी थी कि जिससे मैं कभी यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती थी। और मेरे साथ ही वह पार्लर वाली लगातार रो रही थी। जब अगले दिन हमें वहाँ से निकाला गया और जब कुछ कोठे वाले हमारे पास आए तो हम लोग डरने लगे। अब मैं अपने रब से बस इतना ही कह रही थी कि मुझे बचा ले, मुझे यहाँ से निकाल दे। लेकिन इतने में यहाँ पर बातें होने लगी कि बड़े साहब हमें जान से मार देंगे। उनकी बात कुछ समझ में नहीं आ रही थी और मैं सवालों की नज़रों से सबको देख रही थी। फिर वह मुझसे कहने लगे कि तुम वही हो ना बड़े साहब की बेटी। मैं कहने लगी कि मैं नहीं जानती किसी बड़े साहब को। तो वह कहने लगे तुम उन्हीं की बेटी हो, हम पहचान गए हैं, तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हें हमारे पापा तक पहुंचा देंगे। यह बात सुनकर मेरे रूह कांपने लगी कि अब न जाने मेरी किस्मत मुझे कहाँ ले जा रही है। और मैं इनकार करने लगी कि मुझे कहीं नहीं जाना, मैं किसी की बेटी नहीं हूँ, मेरे पापा तो कब के मर गए हैं। लेकिन किसी ने मेरी बात का भरोसा नहीं किया और सब वहाँ से चले गए। सारा दिन मेरा इसी परेशानी में गुजरने लगे और लोग मुझे अजीब सहानुभूति देने लगे, मेरे आगे पीछे घूमने लगे। मैं बस इतना ही सोच रही थी, क्या मेरी ज़िंदगी बस ऐसे ही चलती रहेगी। माँ बाप के जाने के बाद मुझे यह सब बर्दाश्त करना था, तो काश वह लोग इस दुनिया से ही नहीं जाते। अब मुझे अपनी जंग अकेले ही लड़नी होगी। सबके लोगों की बिहेवियर से तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यह लोग मुझे फंसा रहे हैं। पूरी रात मैं रोती रही, यह सब सोच कर कि कल सुबह मुझे नए घर भेज दिया जाएगा। वहाँ के लोग पता नहीं कैसे होंगे और मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। कहीं लोग मुझे आगे तो नहीं बेच रहे। मेरे दिल में बुरे से बुरे ख्याल आ रहे थे। और अगले दिन सुबह को लोग मुझे किसी बड़े साहब के घर छोड़ आए। जब मैं वहाँ उसके घर गई तो वहाँ बाहर नाम लिखा था। मैं उसे पढ़ी तो रंजिंदर लिखा हुआ था। इतना तो मैं समझ गई थी कि इस नाम का कोई बंदा है जो यहाँ का मालिक है, लेकिन मैं उनकी बेटी कैसे हो सकती हूँ। अंदर गई तो एक आदमी खड़ा था जो बहुत ज़्यादा बूढ़ा तो नहीं था लेकिन ज़्यादा जवान भी नहीं था। कहीं न कहीं झुर्रियाँ थी उसके चेहरे पर। उन्हें देखकर साफ लग रहा था कि वह ज़्यादा उम्र का आदमी नहीं था, बल्कि उन्हें बेटी के गम में ऐसा कर दिया था। जो उसे आदमी ने मुझे अपने गले से लगा लिया और फिर कहने लगा कि बेटी तुम कहाँ गई थी, मैंने तुम्हें न जाने कहाँ कहाँ ढूंढा। उनकी बात सुनकर मैं चुप रही, लेकिन वह कहने लगे कि मुझे पता है कि तुम नाराज़ हो अपने पापा से। उनकी यह बात सुनकर मैं चुप रही और मेरी आंखों में आंसू आ गए। इतना प्यार जताया, मुझे देखकर एकदम गले लगा लिया और मैं भी गले लगकर रोने लगी। अपने पापा पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। और अब मैं वहीं पर रहने लगी और कुछ दिन गुजर गया। गुजरते वक्त के साथ मुझे एहसास हुआ कि यह एक अच्छा इंसान है जो अपनी बेटी समझकर मुझे प्यार कर रहा है। लेकिन मेरे दिल में एक डर सा था कि मैं अगर यहाँ से भाग कर गई तो लोग मुझे तरह तरह की बातें सुनाएंगे, बद किरदार कहेंगे। इसलिए मैं उनके साथ उनकी बेटी बनकर रह रही थी। एक दिन मैंने एक फ्रेम देखा जिसमें यह अंकल थे और उनके साथ उनकी बेटी जो बिल्कुल मेरी जैसी थी। मुझे बहुत हैरत हुई कि ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है, दो लड़कियाँ एक जैसी कल और सूरत की हो। मुझे लगा कि ये लोग मुझे ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी रात मुझे बाहर से शोर की आवाज़ आने लगी। जब मैं खिड़की से बाहर झांक कर देखी तो मुझे महसूस हुआ कि उस घर की असली बेटी वापस आ गई। बहुत देर तक तो मैं उससे देखती ही रह गई। वाकई में सच ही था, उनकी बेटी बिल्कुल मेरी जैसी थी और वापस आ गई थी। मेरे दिल में यह डर आने लगा कि कहीं यह लोग मुझे पुलिस के हवाले न कर दे। यह समझकर कि मैं यहाँ पर कुछ गलत काम करने के लिए आई हूँ या कोई इल्ज़ाम लगाकर या कोई चोर समझकर, मैं तो दुपट्टा ओढ़कर घर के पिछले रास्ते से बाहर निकल गई और भागकर कोठे पर पहुँच गई।
और मुझे वह लोग देखकर हैरत में हो गए और मुझे देखकर वह लोग कहने लगे कि क्यों आई हो, तुम समझती क्यों नहीं, तुम्हारे पापा हमें जान से मार देंगे, तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन मैंने उन्हें बताया कि वह जिस आदमी को मुझे उनकी बेटी बनाकर छोड़कर आए थे, उनकी असली बेटी वापस आ गई, मैं उनकी बेटी नहीं हूँ। अब तो आप लोग को यकीन हो गया होगा कि मैं सच में उनकी बेटी नहीं हूँ। मेरी बात सुनकर सब चुप हो गए और मैं वापस सब लोग के साथ कमरे में चली गई। लेकिन मेरा दिल भी बहुत उदास था। पापा जैसा प्यार छिन जाने पर मैं बाथरूम में जाकर अकेली रोती रही। बाकी लोग दरवाज़ा खटखटा रहे थे लेकिन बाहर नहीं आ रही थी उस आदमी की अपनी बेटी के लिए प्यार देखकर। लेकिन कुछ घंटे बाद जब अपने जज्बात पर काबू पाया और फिर मैं जब बाहर आई, लड़कियां मुझे देखकर बस यही कहने लगी कि तुम्हारी तो लॉटरी लग गई। लेकिन मैं बस खामोशी रही। 3 दिन बाद उस कोठे पर रेड पड़ गई थी और फिर पुलिस सबको बारी बारी ले जाने लगी। सब लोग एक दूसरे के कानाफूसी करने लगे थे कि कहीं इस लड़की ने तो यह सब नहीं करवाया, और सब लोग मुझे शक की निगाहों से देख रहे थे। लेकिन यह हैरत वाली बात थी कि पुलिस से सब को लेकर गई, सिर्फ मुझे छोड़कर। यहाँ बस मैं ही बची थी, पुलिस भी जा चुकी थी। फिर वहीं एक आदमी मेरे पास आया, मुझे गले से लगाया, फिर उसने वही अल्फाज दोहरा दी कि तुम मेरी बेटी हो, तुम कहाँ चली गई थी, मैं कितना ढूंढा, तुम कहीं नहीं मिली थी। और इस बार मैं अजीब निगाहों से उन्हें देख रही थी और फिर वह मुझे अपने साथ अपने घर ले गए। मैं जब वहाँ गई तो वह लड़की जो उनकी बेटी थी वह पहले से ही वहाँ पर मौजूद थी और उसके हाथ में कुछ था। मैं कभी उस लड़की को देखती तो कभी उसके पापा को। वह मुझे अपनी बेटी के पास ले जा रहे थे और वहाँ जाकर उन्होंने मुझे अपनी बेटी के पास बैठा दिया। जब मैं उनकी बेटी के पास बैठी तो उनकी बेटी ने एक फ्रेम मुझे पकड़ा दिया जिसमें अंकल और आंटी दोनों ही थी। दोनों के हाथों में एक एक बच्चा था। मैं हैरत से उसे देखने लगी तो वह मुझे कहने लगे कि यह भी सच है, तुम दोनों जुड़वा बहन हो। तुम दोनों को जब तुम्हारी माँ ने जन्म दिया तो बहुत बीमार रहने लगी, इसलिए हमें घर पर काम करने के लिए एक नौकरानी रखा दिया। तो वह तुम्हारी माँ के साथ साथ तुम दोनों का भी ख्याल रखती थी। मैं उस पर अंधा भरोसा करने लगा था और उसने उसका फ़ायदा उठाया और वह तुम्हें अगवा करके वहाँ से ले गई। और मैंने उस बहुत ढूंढा लेकिन वह मुझे कहीं नहीं मिली और तुम्हारी माँ इस दुनिया से चली गई अपनी बेटी के न ये दुख में। और फिर अपनी पत्नी से बिछड़कर मैं बहुत ज़्यादा गम में रह गया। अपनी इस बच्चे को बहुत मेहनत से पाला और बहुत पढ़ाया लिखाया, लेकिन फिर भी एक दिन गायब हो गई ये भी। मैं इसे हर जगह से ढूंढा, यूनिवर्सिटी, हर शहर, जगह जगह पर रेड करवाया, मैंने सब कुछ बंद करवाया, लेकिन यह मुझे कहीं नहीं मिली। और तुम मिल गए। जिस दिन तुम यहाँ पर आई थी मैं तभी तुम्हें पहचान लिया था कि तुम मेरी छोटी बेटी हो, क्योंकि उसकी चाल चलन तुमसे अलग थी। मैं उसी वक्त तुम्हें गले लगा लिया, लेकिन तुम्हें लगा कि मैं मोहब्बत में बोल रहा हूँ अपनी बेटी की वजह से, मगर नहीं। तुम जब मेरी बेटी वापस आई तो तुम भाग गई थी। मुझे लगा कि तुम उसी कोठे पर भाग कर गई होगी, इसीलिए वह भी पुलिस की रेड मैंने ही पड़वाई थी। तुम्हें वहाँ पर से लेकर आया और सच्चाई बता रहा हूँ ताकि तुम्हें यकीन आ जाए कि तुम मेरी ही बेटी हो, मैं तुम्हारा ही पापा हूँ। तुम दोबारा यहाँ से भागने की गलती ना कर सको बेटा, यह तुम्हारा ही घर है, इस बात को तुम जल्दी मान लो। और मैंने ये सब करवाया, तुम्हें परेशान किया, गलती मुझसे हुई है, उन सब के लिए मैं शर्मिंदा हूँ। पापा की बात सुनते सुनते मेरी आंखों से लगातार आंसू बहने लगी, लेकिन मैं कुछ नहीं बोली क्योंकि रब ने मुझे दोबारा बाप जैसी दौलत दे दी थी। और फिर मैं पापा के सीने से लग गई। मैंने उन्हें अपने ऊपर बीती हुई सारी बात बताने लगी। दोनों मेरी कहानी सुनकर रोने लगे, लेकिन इतना नहीं रोए जितना कि मैं रो रही थी। ये सब सहकर, लेकिन जो किस्मत में था मैं वही हुआ। मुझे कोई भी किस्मत से शिकवा नहीं था, इसलिए मैं हंसी खुशी अपने पापा के साथ रहने लगी, अपनी ज़िंदगी गुजारने लगी बहन के साथ। यहाँ पर मेरी हर खुशी और हर ख्वाहिश पूरी होती थी और मैं रब का शुक्र अदा करने लगी, क्योंकि हर मुश्किल के बाद आसानी ज़रूरी होती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।